अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और बड़ा ही जी इम्पोर्टेंट हफ्ता इसलिए क्योंकि बस 2 दिनों में ईद। तो आपको पता है ना कि ईद कितनी बड़ी चीज़ है हमारे लिए, 2 ही तो ईदें होती हैं हमारी, तो लिहाजा ईद इज़ गोइंग टू बी इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो। इंशाल्लाह। यू नो आई वाज अ लिटिल मोर एक्साइटेड फॉर दिस ईद क्योंकि आपको पता है कि कुछ हफ्ते पहले ही की बात है कि हमारी कोरोना की सूरत हाल बड़ी अंडर कंट्रोल थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ये जो डेल्टा वेरिएंट आया है और लिटरली आई वुड यूज़ द टर्म कि इसने तबाही फैलाना शुरू कर दी है और जितनी तेज़ी से ये फैल रहा है इसने थोड़ा परेशान कर दिया है और परेशान सबको होना भी चाहिए क्योंकि कल जो कराची से पॉजिटिविटी रेट आया है वो है 23%, विच इज़ extremely high. And in other parts of the country, by the way, 35% तक भी पॉजिटिविटी रेट आया। और एग्जैक्टली किस जगह का है मैं बताऊंगी। अप नॉर्थ की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है ये डेल्टा वेरिएंट जिसका पहले से जिक्र हो रहा था कि ये बहुत सबसे बड़ी इसकी चीज़ ये है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, मच मोर देन एनी अदर। और अभी भी अगर आप केसेस देखें, कल परसों ही हम पढ़ भी रहे थे कि जब अब आपका टेस्ट होता है तो उसमें ये भी पता चल जाता है ये कौन सा वेरिएंट है। कुछ 30-40 तो मैंने लाहौर के ही सुन रही थी कि वहाँ किस तरह फैल रहा है। और आपको पता है कि एक बंदे को भी हो तो कितने चांसेस है फैलने के। वी आर वेरी मच इन द 4th वेव ऑफ कोविड और ये इस बात की तस्दीक तो NCOC खुद काफ़ी बार कर चुके हैं। अब अगर हमने एहतियात ना किया, इट इज़ ऑल अप टू अस एक्चुअली। हम ये करके देख भी चुके हैं, तो अभी भी हमें वही करना है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय आवर ओन सेल्फ, SOPs फॉलो करके, एंड ऑफ कोर्स विद ईद राइट डाउन द कॉर्नर ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारे पास आज शो में बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। और नहीं, मेरा ख्याल है कि बाद में करेंगे, हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। मतलब मैंने कभी किसी को इतना म्यूजिकल शिकस्त के बारे में बात करते हुए कोई गाना बना ले, मेरा हो गया तो कुछ थोड़ा सा एक ट्यून दे दे उसको। थोड़ी सी लय आ गई थी इसमें, बॉलिंग चली ना बैटिंग। मैच था, अगर आपने देखा होता तो आपकी बड़ी सैड स्टोरी हो जाती। तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द शो। लेकिन इतनी देर में मैंने वो बात निकाल ली जो मैं आपको बताई थी, क्योंकि हम आपको परसेंटेज बताते हैं कोविड का पॉजिटिविटी रेट क्या चल रहा है और सिटी वाइज डिफरेंट होता है। व्हेन आई रेड 35% तो मैं ज़रा हिल गई थी। और 35% है जी गिलगित का। और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, आज तो कुछ शायद फिगर इधर उधर हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 days बैक, छुट्टी थी उस दिन, वरना वी वुड हैव स्पोकन अबाउट इट। बट 35% और गिलगित जैसी जगह में, सो देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल एंड येट बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब जरा महंगाई की बात करेंगे। आवाम शदीद परेशान है। हमारा जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ने का रेशो है वो अभी तक डबल डिजिट में है, यानी कि महंगाई हमारी डबल डिजिट के हिसाब से ही बढ़ रही है। और लोगों के लिए यकीनन हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं आ रही। और पेट्रोल की जो नई कीमतें बढ़ी हैं उससे तो हर शख्स परेशान हो गया है। 4 चांद लगा देना, ऑल्दो वो हमेशा अच्छी पॉजिटिव बात होती है, लेकिन इस वक्त हम पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा चांद लगे हैं कोई। एब्सोल्युटली। आपको पता है कि महंगाई की लहर से यूटिलिटी स्टोर्स भी महफूज ना रहे और ECC ने मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। चीनी 17 रुपए किलो और घी की कीमत में 90 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। और 20 किलो आटे के थैले पर 150 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दिस इज अ लॉट एक्चुअली। आपको पता है 5, 10, 15 अगर बढ़े तो दूसरी बात होती है। दिस इज क्वाइट अ बिट। 4% शरह से तरक्की करती मईशत के साथ महंगाई भी खूब तरक्की कर रही है। और ईद करीब आते ही अवाम पर महंगाई का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है, जो कि एक्चुअली हमेशा होता है, हर साल यही होता है। पेट्रोल के बाद खाने पीने की बुनियादी अशिया में कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन रहनुमा हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और हुकूमती वुज़रा सूरत हाल पर जल्द काबू पाने की ऑब्वियसली यकीन दहानी करवा रहे हैं। सुन लें। अभी आपने देखा कि बिल्कुल ठीक है, 27% महंगाई हुई है, लेकिन 37% हमारी पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है। और 60% लोग जो हमारे एग्रीकल्चर से वाबस्ता है वो 1100 अरब रुपया की आमदनी उनको इजाफी गई है। तो जहाँ पर महंगाई में इजाफा हुआ है वहीं पे आमदनी में इजाफा हुआ है। हम एक कम्युनिस्ट सिस्टम में नहीं है। हम कोई हम प्राइसेस को या मार्केट को स्क्वीज नहीं करते हैं। मार्केट को आपने देखना है और आप एनालाइज कर ले कि आमदनी लोगों की कितनी बड़ी है और साथ आप ये एनालाइज कर लें कि उसका फर्क जो है वो कितना पड़ा है महंगाई के। बड़ी बात ये नहीं है कि ये बात कही जाए, बड़ी बात ये है कि इन एक्सप्रेशंस के साथ ये बात कही जाए।
सो वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई गेस। वी विल नॉट जज, बट महंगाई ने मुतासिर किया है इंसान को। जब कोई भी हुकूमती जिम्मेदार आके कहता है कि महंगाई हुई तो क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो है ज़राए आमदन भी बढ़ी हैं और हमारी मुआशी सूरत हाल इतनी बेहतर हो गई है। थोड़ी सी डिबेटेबल बात, ये बड़ी डिबेटेबल बात है, बिकॉज ये इक्वेट कर देना जी महंगाई बढ़ी है लेकिन आपकी सैलरी, मतलब व्हाट डू यू नो, और किसी एक खास आप इंडस्ट्री की शायद बात कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखें तो आप यू हैव टू बी वेरी इन टच विद रियलिटी, जो कि इस वक्त स्टेटमेंट से तो खैर बिल्कुल भी नहीं। इसमें ऐसे होता है कि मिडिल क्लास गरीब तबके का मजाक उड़ाया जा रहा है लिटरली। सो कहीं इदराक कर लेना आप ही के हक में बेहतर होता है। ये ब्लेटेंट स्टेटमेंट दे देना महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ, हमारी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, फिगर्स आपके बड़े अच्छे होंगे। आई एम सॉरी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं ये उनकी जरूर बढ़ी है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन दैट इज नॉट ऑल ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट खुदा के लिए ना दे। अच्छा जी, इसी पे हम बात भी करेंगे और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ही सबसे पहले तो बात कर लें। और फारूक हबीब साहब, इस हुकूमत का तो ऑब्वियसली नारा रहा है कि महंगाई ख़त्म करेंगे, जो कुछ माफियाज ने आसमान पर पहुंचा दिया है उसे नीचे लाएंगे, मतलब बड़ी ऐसी बातें होती रहीं, लेकिन अमली तौर पर ये क्या कि पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब कुछ महंगा हो गया, मतलब एक ये डोमिनोज इफेक्ट है कि एक चीज़ महंगी होती है तो सब कुछ महंगा होता है, क्यों ऐसा? देखें, पहली बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। जो पेट्रोल है ये इसकी कीमतों का ताल्लुक जो है वो आलमी मंडी की कीमतों के साथ है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जरूरत है उतना तेल जो है वो पैदा नहीं होता, लिहाजा हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ जनवरी के अंदर $50 फी बैरल के ऊपर तेल की कीमतें थी जो बढ़ के आज $70 से $75 फी बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही है। और हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी जो है वो सिफर कर दी है, कोई पेट्रोलियम लेवी चार्ज नहीं कर रही। और हुकूमत ने सेल्स टैक्स में भी 5 रुपए कमी की है, जो कि 16 रुपए से 11 रुपए पे ले आए हैं, ताकि आवाम के ऊपर आलमी मंडियों में तेल की कीमतों का जो बढ़ता हुआ बोझ है वो कम से कम पास हो। आपके इल्म में होना चाहिए कि PMLN ने अपने साल के आखिरी 2017-18 में सिर्फ 85 करोड़ रुपया सब्सिडी दी थी एक साल में। हमने पिछले साल 2020-21 में 25 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर जब से बने हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी एक साल के अंदर 25 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो कभी नहीं दी गई। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी है। हमने इसको रैशनलाइज किया है। आज भी जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अशाया खुर्दोनोश दस्तयाब हैं, जिसमें घी, चीनी, आटा, ये 3 अशिया, ये मार्केट की कीमत से आज भी 20% सस्ती है। अच्छा फारूक साहब, हुकूमत की जानिब से अक्सर ये मंतक भी पेश की जाती है कि महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ। अभी फवाद चौधरी साहब का बयान भी हम चला रहे थे, लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ी है, इसलिए मईशत का कोई मसला नहीं है। आप भी बता दें, अगर इस मंतक पे ही कायम रहें तो वो जो दावे हैं कि महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे और वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और ये हमारी अव्वलीन तरजीह है, फिर महंगाई कम करने की ज़रूरत है ही क्यों? क्योंकि महंगाई हुई है तो कुव्वत खरीद भी बढ़ी है, इसलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। महंगाई सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो एक ब्रांड बन गया है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो काम पाकिस्तान कर रहा है। ना सिर्फ हम खुद कफील होंगे बल्कि एक्सपोर्ट करने के भी काबिल होंगे। सालाना 2.5% से हमारी आबादी में इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम तर वो चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ। मिनिमम तनख्वाह हमने 20,000 रुपये कर दी है। इसी के साथ साथ हमने पर कैपिटा 1,86,000 से 2,46,000 के ऊपर आ गई है। और इसी तरीके से अगर 29.4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर आए हैं तो ये 4500 अरब रुपए से जायद वो पैसा है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपने प्यारों को, अपने घर वालों को भेजा है। लिहाजा वो लोग भी स्पेंडिंग करते हैं और ये पैसा भी उनकी कुव्वत खरीद के अंदर इजाफा करता है। और आज अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर चला है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुतल्लिका जो लेबर है, जो टेक्सटाइल सेक्टर से मुंसलिक लेबर है, ऑटो सेक्टर से मुंसलिक लेबर है, जो हमारी जो ट्रेंड हमारी लेबर है उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। उसकी लोगों को जो फैसलाबाद में तो ट्रेंड लेबर नहीं यहाँ पे मिल रही, तो लोगों में मैं समझता हूँ रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं और मैशियत भी हमारी मजबूत होगी और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा जिससे लोगों की कुव्वत खरीद में मजीद इजाफा हो।
अच्छा फारूक हबीब साहब, वी आर द ऑर्डिनरी पीपल, हम आम आवाम है और हम आपको ये बता दें कि अब जब आप ये बेसिक सैलरी की बात करते हैं ना कि बिल्कुल जो लोएस्ट होती है मिनिमम वेज आप कह रहे हैं वॉट एवर जो कि बढ़ाई गई है, येस यू आर राइट, लेकिन वो उस तरह इक्वेशन नहीं आप कर सकते क्योंकि अगर आप महंगाई देखें तो वो कई गुना ज़्यादा महंगी हुई हैं चीज़ें, और मिनिमम वेज भी अगर देखी जाए तो हार्डली थोड़ी बहुत, तो इसको इक्वेट करना इट इज इनकरेक्ट, इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। सो मेनी पीपल जिनके इदारों में, प्राइवेट इदारों में ज्यादातर 20,000 से कम तनख्वाह दी जा रही है आज भी लोगों को, आज भी लोगों को। तो ये कागजों में तो मिनिमम वेज 20,000 रुपए कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों को 15,000, 17,000, 18,000 रुपए महीना तनख्वाहें दी जा रही है। इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज को प्लीज आप जरा मद्देनजर रखें। एनीवे जरा थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, और आजकल फिर गैस का मसला भी है। आपको याद होगा फारूक हबीब साहब के गैस बुरहान, पेट्रोल, आटा, चीनी, अद्वियात, इन सब पर बड़ी इंक्वायरियां बैठी थी, लेकिन इतने सालों बाद भी कसूरवार मिल नहीं रहे, पता नहीं किधर है। तो आप नहीं समझते कि जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी उस वक्त तक माफियाज अपनी मनमानी करते रहेंगे, ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। तो ये क्या सोचा है इस बारे में? आज तक किस कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई की नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, क्योंकि ये कार्टेल का हिस्सा थे। पहली बार ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इन सेक्टर्स को रेगुलेट कर रहे हैं, जिससे हमें ये फिक्र होती है कि अवाम का इत्तेसाल ना हो। ये वजह है कि इंक्वायरी कमीशन होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के ऊपर आगे कार्रवाई होती है। उस रिपोर्ट्स में जो आगे सजेशंस आती हैं बेहतरी के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम शुरू होता है। उसके ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात गैस के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है वो LNG हमने जो हमारी हुकूमत ने माहिदा किया वो हमने $10.2 के ऊपर जो है ब्रेंट के ऊपर किया है। PMLN ने वो 13.7% ऑफ ब्रेंट के ऊपर किया है, यानी मेगा वादा था। पाकिस्तान की जो 70% गैस की जो खपत है वो LNG के ऊपर बेस है, उसके ऊपर भी हम जो है वो काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो मामला आया था वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका फारूक हबीब साहब। बाय द वे आपने भी आप दाएं बाएं देखिए कि कौन कौन लोग हैं जो कार्टल्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिकान हैं और वो किस किस माफिया का हिस्सा हैं। मतलब अभी हम चीनी की कुछ पिछले महीने और कुछ महीनों बाद तक यही बात होती रही थी, तो यहाँ कौन सी बड़ी सजाएं होगी जो हम पीछे की बात करें। बट एनीवे वी रियली नीड टू मूव ऑन, क्योंकि हमारा फेवरेट टॉपिक आजकल और भी गम है ज़माने में महंगाई के सिवा, तो लिहाजा एक और गम क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट को क्या हो गया? क्रिकेट यूज्ड टू बी ही, अगर अभी भी आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट ऑफ एट ऑल, लेकिन वो एक दिल को खुशी होती थी, तसल्ली होती थी, और बड़ा अच्छा अगर वीकेंड पे कोई ऐसे मैचेस हो रहे हो और जीत जाए तो अच्छा वीकेंड भी गुजर जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और मेरा ख्याल है कि सियासी मुदाखलत वज़ीर आज़म साहब को बंद करनी चाहिए, करानी चाहिए PCB और इसके अफेयर्स में नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उनका तो मौक़िफ़ ही यही है कि हमारी यहाँ क्रिकेट इसलिए तरक्की नहीं करती। आपको याद है ना उनकी पुरानी ट्वीट्स के उसमें सियासी अपॉइंटीज़ होते हैं, और वी जस्ट विश एंड होप कि एक ऐसा मरबूत निज़ाम वज़ीर आज़म साहब लाएंगे क्रिकेट का कि क्रिकेट तो हमारी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी। मतलब ये जब होगा तब बात करेंगे। तो अभी बता दें कि जी वीकेंड पे क्या हुआ है। पहले T20 में शानदार बैटिंग के बाद दूसरे T20 में पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हो गई ऑफ कोर्स, और कौमी टीम के बॉलर्स जो हैं उन्होंने भी इंग्लिश बल्लेबाजों से 200 रन्स खा लिए, कैन यू इमेजिन। और इंग्लैंड के 201 रन्स के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 9 विकेट पर 155 155 रन ही बना सके, और दोनों मुल्कों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि आखिरी मैच देखने वाला होगा तो आखिरी मार्का होगा 20 जुलाई को, मंगल को, विच इज एक्चुअली कल, टुमारो। तो इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, कल से हम सोशल मीडिया देखें तो एक ही तज्जिया ज़रा ज़्यादा चल रहा है कि जनाब बैटिंग पिच थी तो टॉस जीत कर हमने फील्डिंग का फैसला क्यों किया, और लेकिन इससे आगे भी कोई बात है? ज़ाहिर है ये तो चले फैसला जो हुआ उसके असरात पर तो आप रोशनी डालें ही, लेकिन इसके अलावा भी हमारी परफॉर्मेंसेस कैसी रही? देखें अब्दुल्ला, टॉस के वक्त जब हम पिच को देखते हैं तो बिल्कुल सफेद पिच नजर आ रही है। सफेद पिच का मतलब ये है कि ड्राई पिच है जिसको कम पानी दिया जाता है। ये तो एशियन कंडीशन थी जिनको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। एक तो हमने खराब क्रिकेट खेली, फिर फैसले भी हमने अच्छे नहीं किए। इंग्लैंड को आप देखें कि पहला T20 हारने के बाद उन्होंने अपने कप्तान ऑयन मॉर्गन को ड्रॉप कर दिया। फिर टॉस जब हमने जीता तो हमें चाहिए था कि उसका एडवांटेज लेते, पहले हम बैटिंग करते, लेकिन हमने पहले
बॉलिंग कर ली और इंग्लैंड ने जब 200 रन पोस्ट किए और पिच हमें नजर आ रही थी कि स्पिन बॉलर्स के लिए पिच है, एक हमें इजाफी स्पिनर खिलाना चाहिए था। लग ऐसे रहा था कि बाबर आजम को कोई जेब में पर्ची रखकर दे दी गई है कि आपने स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के मुताबिक कप्तानी करनी है। मेरे अपने ख्याल में मे बी आई एम रॉन्ग कि उस्मान कादिर की जगह बनती थी। उस्मान कादिर को टीम में होना चाहिए था। चले आप उस्मान कादिर को नहीं खिला रहे, हमारे पास मोहम्मद हफीज का ऑप्शन मौजूद था, हमने मोहम्मद हफीज का ऑप्शन भी एक्सप्लोर नहीं किया। मोहम्मद हफीज को हमने एक ओवर भी बॉलिंग नहीं दी। फिर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए इस स्पिन बॉलिंग वाली पिच पर। हमारे जो दो मेन फास्ट बॉलर थे हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, उन्होंने मजमूई तौर पर 8 ओवर्स में 99 रन दिए, जबकि 200 रन टोटल पाकिस्तान के खिलाफ बने। तो मेरे ख्याल में हमने अपने फैसलों को बेहतर अंदाज में नहीं किया और पिच को जिस तरह हमने मिसरीड कर लिया, और इतने बड़े बड़े दिमाग हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, मिसबाउल हक बैठे हुए, वकार यूनुस बैठे हैं, बाबर आजम खुद दुनिया के इतने बड़े क्रिकेटर हैं, मोहम्मद हफीज फॉर्मर कैप्टन है, लेकिन हमारे गलत फैसलों की वजह से फिर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं ना। मिसबाउल हक साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और भी बड़े बड़े लोग जिनको आप मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिर अगर किसी की एफिलिएशन हो जाए, कोई किसी का रिश्तेदार हो, जैसे कि आजम खान साहब को दोबारा से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सो क्या ये तनकीद, ये क्रिटिसिज्म जायज़ है भट्टी साहब? देखिए, आजम खान नो डाउट मोइन खान के बेटे हैं, लेकिन बुरे क्रिकेटर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इस लेवल की क्रिकेट के लिए आजम खान तैयार नहीं थे। हमने पीएसएल के 2-3 मैचेस की परफॉर्मेंस पर आजम खान को इतनी बड़ी क्रिकेट में उतार दिया और कल वो बहुत प्रेशर में नजर आए। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए आजम खान को माइनस भी कर दें तो हमारी बैटिंग लग रहा है कि मोहम्मद हफीज इस वक्त फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, फखर जमान हमें बिल्कुल एक ऑफ कलर फखर जमान नजर आ रहे हैं। हमारी पूरी क्रिकेट की ये जो टीम है, ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये 2 सुतून हैं जिन पर टीम खड़ी हुई है। फिर बॉलिंग में हमें शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, लेकिन अदर इन 3 प्लेयर्स के अलावा आप देखें कि पाकिस्तान की टीम एक बिखरी हुई टीम है, जिसकी ना फील्डिंग हमें अच्छी नजर आ रही है, बॉलिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग में हमारे बैट्समैनों को वो क्रिकेट खेलना पड़ रही है जो शायद इस लेवल पर द प्रॉब्लम इज कि ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं, हर मैच के बाद आपसे भी बात होती है, एक्सपर्ट से भी बात होती है, लेकिन वी डोंट लर्न। मतलब हम बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, तो वो क्या चीज होगी जो हमें साथ लाएगी, हमें जरा ज्यादा प्रोएक्टिव करेगी, हमें फोकस करेगी? वही टीमें हैं, वही सिलेक्टर्स हैं, एवरीथिंग इज द सेम। अब इतनी आइडियल सिचुएशन तो होती नहीं है। ऑब्वियसली आप नई जगह पे जाके खेल रहे हैं और वहां भी आप काफी मैचेस अब तक खेल चुके हैं, कोई ये भी बात नहीं है कि पहला ही मैच हो। तो मतलब वो सेटलमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब वो कब होगी टीम सेटल? देखें, मेरे ख्याल में अब कोच और सोच दोनों को तब्दील करने का वक्त आ गया है। ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी जिस पर डिस्कस कर रहा है कि टॉस जीतकर ये करना चाहिए था, टीम में इन प्लेयर्स को रखना चाहिए था, इन प्लेयर्स को नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में मिसबाउल हक कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है, किसी की कोई अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे गलत फैसले किए जा रहे हैं जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर नहीं लेकर जा सकते। अब अच्छा, 13-14 जी भट्टी साहब, ये बड़ा साइड नोट है और ये एक इट्स मोर लाइक एन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी आप कोच और ऑब्वियसली सोच के बदलने की बात कर रहे थे। आजम खान को देख के, मतलब मिसबा, आपको पता है कि वो प्राइड करते हैं अपने आप को ऑन हिज फिटनेस एंड हाउ द प्लेयर्स शुड बी सो फिट। तो सिलेक्शन भी तो उन्हीं के हाथों से निकल रही है। तो आजम खान माइट बी अ गुड प्लेयर, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस गेम, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस दैट इट डिमांड्स। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरह ये सिलेक्ट हो रहे हैं लोग। देखिए, फिटनेस पे तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आजम खान चूंकि एक बड़े फॉर्मर क्रिकेटर के बेटे हैं तो इसलिए लाइमलाइट में है, लेकिन आप शर्जील खान की फिटनेस देख लें, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल। सोहेब मकसूद को देख लें, यासिर शाह को देख लें। सोहेब की फिटनेस के हिसाब से भी बहुत से क्वेश्चंस हैं और ये पता नहीं, ये इतना स्टाफ जो लाखों रुपए तनख्वाह लेता है और जाहिर है उनका काम ही इन लड़कों को ट्रेन करना, फिट करना है, वो क्या कर रहे हैं समझ से बाहर है। भट्टी साहब, टाइम की कमी है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हारिस सोहेल टूर छोड़ के वो भी वापस आ गए हैं भट्टी साहब फाइनली।
ये कैसे हुआ? ये पहले नहीं पता होता? देखिए ये भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, या तो उनको पहले गलत ड्रॉप किया था जब वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं थे पिछली सीरीज में, या अब गलत लिया गया बगैर किसी परफॉर्मेंस के। हमने हारिस सोहेल को इंग्लैंड लेकर चले गए, उनको 3 हफ्ते रखा, अचानक वो प्रैक्टिस में अनफिट हो गए, वापस आ गए। तो ये सारी चीजें हैं, देखें अकाउंटेबिलिटी बनती है। और इमरान खान साहब बार बार जब वो कप्तान थे उनके दौर की क्रिकेट देख ले, फिर जब वो अपोजिशन लीडर थे उनके बयानात देख लें, और आज पाकिस्तान की टीम जिस तरह स्ट्रगल कर रही है, तो मेरे ख्याल में खान साहब को थोड़ा सा टाइम, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के मुतज़ाद है मामला, जो बयानात होते हैं और जो परफॉर्मेंस होती है। शुक्रिया भट्टी साहब, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा जी। अभी आपको मनाज़िर दिखाएंगे कल शब के, एज इन लेट नाइट के, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट के, जब गिलाफ काबा की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया हरम में। और कोरोना के बायस ऑल्दो गिलाफ काबा की तब्दीली का वक्त तब्दील किया गया था। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस साल गिलाफ काबा की तैयारी में सोने और चांदी के रेशे और 670 किलो खालिस रेशम इस्तेमाल हुआ है एज़ यूजुअल रिवायत के मुताबिक। और गिलाफ काबा की तैयारी पर 20 लाख रियाल से ज़ायद की लागत आई है। साथ साथ आपको पता है कि हज का सिलसिला भी जारी है और 9 ज़िल हज है सऊदी अरेबिया में, और मनासिक हज की अदायगी के सिलसिले में आज़मीन हज कल खैमों के शहर मिना पहुँचे थे और आज़मीन रात भर मिना में इबादत में मसरूफ़ भी रहे। साथ ही साथ नमाज फ़जर के बाद आज़मीन हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा की अदायगी के लिए मैदान अराफात रवाना हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। ये रूपरवर मनाज़िर तो आपने देखे। अभी अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के साथ तालिबान की जानिब से मुतअद्दिद अज़ला की जानिब पेशकदमी जारी है। गुज़श्ता रोज़ दोहा से इत्तलात थी कि वहाँ पर फिर मुज़ाकरात हुए हैं अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान। अब उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है ये तो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या ये मामला तस्वीर के तहत हल हो जाएगा या फिर ये खाना जंगी की जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में ये जारी रहेगी, या फिर कोई सेटलमेंट, कोई नेगोशिएशन हो सकती है आगे। मौसम की सख्तियाँ भी हैं, बहुत सारी इसमें एक्सप्लेनेशंस और बहुत सारे तज्ज़िये किए जा रहे हैं। फिर अफगान सफ़ीर की साहबजादी के मुबैना अगवा वाला मामला, उस पर भी हम बात करेंगे। एजाज़ सैयद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो अफगानिस्तान में कई हफ्ते गुजार कर आए हैं। एजाज़, सबसे पहले तो हमें सेंस और फील दीजिए, जब से आप काबुल एयरपोर्ट लैंड किए और उसके बाद वापस इस्लामाबाद आने तक, आप ज़ाहिर मुल्क में क्या वाकई आपको खाना जंगी सी सूरत हाल महसूस हो रही थी? लोगों में खौफ व हिरास था, और था तो क्या लोग मुतमईन थे कि ठीक है अफगान तालिबान अगर टेक ओवर कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अफगान गवर्नमेंट ने कौन से कोई उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ क्रिएट कर दी हैं, या फिर दे वर स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज? अब्दुल्ला, आपने बहुत ब्रॉड सवाल किया है और मेरे पास ज़ाहिर टाइम की भी कमी है, लेकिन मैं शॉर्टली 2-3 पॉइंट्स में आपकी बात बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 ये है कि अफ़गानिस्तान तकसीम है ब्रॉडली 2 हिस्सों में। एक अर्बन एरिया है, मैं ये गुज़श्ता 20 साल की डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ आपको, और एक है रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है लैंड वाइज उस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, और जो अर्बन एरिया है वहाँ पर आप अंदाज़ा कीजिए कि 9 मिलियन जो बच्चे हैं पूरे अफ़गानिस्तान में वो स्कूल जा रहे हैं। 23 मिलियन जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट है। फिर 5 से 8 मिलियन तक के लोग हैं जो बिज़नेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। फिर इसी तरह 4 लाख उनकी फ़ौज है, और इसी तरह तकरीबन 500 मिलियन लोग जो हैं उनके हुकूमत के मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं उनमें प्लग्ड हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो तालिबान से शदीद नफ़रत करते हैं और तालिबान को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। जिसका भी सिस्टम के अंदर कोई स्टेक है, वो नौजवान है, वो पढ़ा लिखा है, वो चीज़ों को समझता है, वो कारोबार करना चाहता है और वो अमन से रहना चाहता है। कोई भी तालिबान को अफ़गानिस्तान में पसंद नहीं कर रहा। रूरल एरियाज़ में पॉकेट्स हैं और कुछ जो मज़हब पसंद लोग हैं वो बिल्कुल तालिबान को पसंद करते हैं और भरपूर अंदाज से पसंद करते हैं। लेकिन मैं अर्बन एरियाज़ की बात आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर तालिबान को पसंद नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान की वो पाकिस्तान के हवाले से हॉस्टाइल है। और हॉस्टाइल क्यों है? वहाँ पर हुकूमत समझती है कि जो तालिबान है उनकी पुश्तपनाही
पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वो हुकूमत ये समझती है। जो अवाम है, आम आदमी जो है, और जो फिगर्स मैंने आपको दिए हैं, वो भी जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत से सख्त नाला है, क्योंकि वो ये समझता है कि पाकिस्तान उनका अफ़गानिस्तान का अमन बर्बाद कर रहा है और पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो सोच है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, उनकी अवाम की और उनकी हुकूमत की, ये दोनों एक पेज पे हैं कि पाकिस्तान तालिबान का सिस्टम वहाँ पर लाना चाह रहा है, और जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं वो तालिबान के हवाले से अच्छी यादें नहीं रखते। 1996 से लेकर 2001 तक का जो इरा था वो आज भी तो तालिबान के मौक़िफ़ में भी कोई लचक आई है क्या? वो अब जब नए सिस्टम के तहत अगर वो अपनी हुकूमत कायम करते हैं, क्या वो एक तब्दील रुख अपना दिखाएंगे? क्या वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी होगी? क्या वहाँ पर ख़वातीन नौकरियाँ कर सकेंगी? क्योंकि उनके जो स्पोक्स पर्सन पाकिस्तानी मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, अब हम ज़रा वी आर डिफरेंट पीपल ना। अब्दुल्ला, जो तालिबान हैं उनका मौक़िफ़ तो यही है कि हम बदले हुए तालिबान हैं, और हमारे कुछ वज़ीरों ने भी पता नहीं कहाँ क्या सोच के ये बयान दिया कि तालिबान बड़े बदले हुए हैं। देखिए, जिन जिन इलाकों में तालिबान ने कब्ज़ा किया है वहाँ पर उन्होंने औरतों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, और वहाँ पर औरतों को बाहर निकलने की तनहा इजाज़त नहीं है, पर्दे के बग़ैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। सख्त जो उनकी क़वानीन हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ पर वो उन्होंने इलाके कब्ज़े किए हैं वहाँ पर नाफिज कर दिए हैं। अब जो अर्बन एरिया में बैठा हुआ आदमी है या जो लोग रीलोकेट किए हैं, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुई है कि लोग अमन के इलाकों में जाना चाहते हैं, तो लोग रुख कर रहे हैं सूबाई दारुलहुकूमतों का या मरकज़ी दारुलहुकूमत काबुल का। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सारे वो इकट्ठे हो रहे हैं जो तालिबान के सिस्टम से एग्री नहीं करते या जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर के साथ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तालिबान का सिस्टम कैसा है, हम तो बड़ा सुनते हैं, बड़ी तारीफ़ें सुनते हैं। तो उसने कहा आप अपने मुल्क में तालिबान का सिस्टम लगा लेना अगर इतना ही अच्छा है तो। मैं अपनी बेटी को तालीम दिलवाना चाहता हूँ, मैं तो तालिबान को पसंद नहीं करता क्योंकि वो बच्चियों को तालीम नहीं देना चाहते। ये मैं आपको टैक्सी ड्राइवर के अच्छा साथ एक आम आदमी ये तो के साथ। फिर आप जो बात बता रहे हैं, ये सेंस तो यही पता चल रही है कि वहाँ के लोग फॉर वॉट एवर रीजन पाकिस्तान को इतना फेवरेबली नहीं देख रहे। अब आप ये बताएं, वहाँ से जो एक थ्रेट है एग्जिडस का कि लोग ऑब्वियसली अगर तालिबान की पूरी हुकूमत आ जाती है या ज़्यादा वो अर्बन सेंटर्स में भी आ जाते हैं, लोग वहाँ से निकलने की करेंगे, तो क्या पाकिस्तान शुड बी कंसर्न्ड कि इस तरफ होंगे? क्योंकि ताजिकिस्तान की तरफ तो हमने ऑलरेडी देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं जो ऑब्वियसली दे वांट टू फ्ली तालिबान, तो वो उस तरफ भी जा रहे हैं। तो क्या ये क्या सेंस है आपकी? हुमा, इस वक्त पाकिस्तान ने, ताजिकिस्तान ने, उज़्बेकिस्तान ने और जो ईरान ने और दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, तमाम ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हुए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ तमाम के बॉर्डर्स बंद हैं। जो वहाँ पर लोग हैं जिनके पास दूसरे मुल्कों की शहरियतें हैं, बड़ी छोटी सी वो तादाद है, वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को बाहर लेके जा रहे हैं। जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है वो या तो काबुल में आ रहे हैं या वो पाकिस्तान में या ईरान में या ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान में स्लिप होने की कोशिश कर रहे हैं। I'm so sorry, Azaz. I wish we had more time, but I'll try to speak to you more. थैंक यू फॉर नाउ। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है एजाज सैयद से, इसलिए हमने उन्हें रोक लिया। एजाज, कल जो दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात के जो अदवार हैं इनका कोई नतीजा निकलेगा? और अफगान ऑफिशल्स की ये उम्मीद कि आगे मौसम सख्त आ रहा है और तालिबान के लिए आगे अपनी पेशरफ्त करना इतना आसान नहीं होगा। ज़ाहिर है जब ज़्यादा वसी इलाकों पर फैलते जाएंगे तो इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी और मे बी इन्हें अब नेगोशिएशन कर लेंगे, या क्योंकि आगे इनकी नेगोशिएशन की जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। ये उनकी उम्मीद हकाइक पर मबनी है, आपको लगता है? जो अफ़गान हुकूमत के ऑफिशियल से, मैं उनके वज़ीर ख़ारजा से और दीगर लोगों से मैं काबुल में भी मुलाकातें करता रहा हूँ, और अभी ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं इनमें भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं राब्ते में रहा हूँ। ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि बता यही रहे हैं कि हमें उम्मीद है, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड ये गुफ्तगू करते हैं उसमें ये बताते हैं कि ये इनको कन्विंस्ड है कि तालिबान कभी मुज़ाकरात के ऊपर नहीं आएंगे। वो बंदूक के ज़ोर के ऊपर अफ़गानिस्तान फ़तह करना चाहते हैं, और इनको इस बात का भी यकीन है
कि जो तालिबान हैं वो जो मुज़ाकरात है उसको एक टैक्टिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम लेने के लिए। तो आज की ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि आज जो अमेरिका के नाज़िमुल अमूर हैं रोज़ विल्सन, उन्होंने बयान दिया है कि हम मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं वो तशद्दुद की सरगर्मियाँ बंद करें। तो इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है। कल ज़ल्मे खलीलजाद जो कि अमेरिकी हुकूमत के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए, उन्होंने भी उम्मीद जाहिर की कि दोनों के अफगानिस्तान के अंदर बस उम्मीद ही जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका को जो करना चाहिए था वो तो किए बगैर ही निकल गया, जाहिर है वो भी तो हक़ सबके सामने ही है। ओके एजाज, और भी बड़ी बातें थी लेकिन फिर आपसे तफसीली बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। सो बिलाल भट्ट हैं आजकल पाकिस्तान में और हमने सोचा कि उनको हम ऐसे ना जाने दें। बिल्कुल, तो लिहाजा इनसे भी हम बात करेंगे, बट ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जनाब, सबसे पहले हम हज की बात करेंगे और कोरोना वबा के बायस दूसरी बार बड़े मुख्तलिफ हालात में हज बैतुल्ला अदा हो रहा है। एटलीस्ट इस दफ़ा पिछली दफ़ा से तो बेहतरी हालात हैं। इस साल हाजियों की तादाद गुज़श्ता बरस के मुकाबले में तो ज़्यादा है, लेकिन आम हालात में होने वाले हज के मुकाबले में बहुत ही कम है। और इस साल वैक्सीनेशन की लाजमी शर्त के साथ सिर्फ 60,000 मकामी अफराद और वहाँ मुकीम गैर मुल्की ही हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। वहाँ के ही मुकीम और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ही हज अदा की है। मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। आज़मीन आज हज मैदान अरफात मैदान अरफात पहुँचकर वकूफ़ अरफा अदा करेंगे और इस दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जा रहा है। आपको पता है व्हेन इट कम्स टू सऊदी अथॉरिटीज़, वो जानते हैं SOPs पर अमल कराना। मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत इत्तेहाद के साथ एहतियात का भी नमूना पेश कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। आपका ऑब्वियसली एक ज़ाती ताल्लुक भी है बैतुल्ला से, सभी मुसलमानों का है वैसे तो। बिल्कुल सारों का ये, लेकिन आपसे चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं बहुत सालों से है, ये मुसलसल दूसरा साल है कि इन हालात में हज अदा हो रहा है। और आपको ये मंजर कैसे लग रहे हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें एक दुख भी होता है, क्योंकि क्या यहाँ लोगों का पूरी दुनिया से एक रौनक थी, एक दूसरे से मिलना, बहुत कुछ सीखने का मौका, तो अब बिल्कुल एक चेंज हो गया सिनारियो पिछले 2 सालों से। दो चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो अल्लाह तबारक व तआला का तशक्कुर है, उसका शुक्र है कि कोरोना की वबा के बावजूद गुज़श्ता साल भी और इस साल भी हज मौकूफ़ नहीं हुआ, बल्कि मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए मैदान अरफात में पहुँच रहे हैं, मिना में पहुंच चुके हैं। और आज जब वो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अपनी अर्ज़ पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है और यकीन है कि वही हमारा खालिक व मालिक हमारी दुआएं सुनने वाला है, हमारी हाजतें पूरी करने वाला है, हमारी मुश्किलों को हल करने वाला है। वो ज़रूर हमारी दुआ सुनेगा और इंसानियत से इस वबा को ख़त्म कर देगा। ये मंज़र अगरचे बड़े दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक राहत भी देते हैं, एक खुशी भी देते हैं। इस बात का भी एहसास देते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोग कोरोना की वबा के बावजूद इस साल हरमैन शरीफैन में दाखिल हुए। उन्होंने उम्रा किया, तवाफ़ किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे हाज़िरी दी। कोई एक भी उनमें से कोरोना का मरीज़ नहीं था, नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और कुरान में कहा गया है वमन दखलहु काना आमिना। सऊदी अरब की हुकूमत ने बहुत अच्छे गुज़श्ता साल भी इंतज़ामात किए और इस साल भी इंतज़ामात किए। अच्छा हाफ़िज़ साहब, यूँ तो हज का मौका ज़ाहिर है पूरी दुनिया को के मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद दिखाने का होता है, लेकिन इस बार पैगाम इत्तेहाद के साथ साथ एहतियात का पैगाम भी दिया जा रहा है। इस पर प्लीज़ रोशनी डालिएगा। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जी एहतियात। देखिए, हमें ये जो जाहिलाना बातें हैं ना, इनमें नहीं आना चाहिए। कोरोना एक हकीकत है, इसने दुनिया को आजिज़ कर दिया है। तो मुस्लिम उम्मा को जहाँ इत्तेहाद की बात करनी है, वहाँ इत्तिफाक की बात करनी है, वहाँ एहतियात की भी बात करनी है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश करूँगा कि
जहाँ आप सुन्नत इब्राहीमी अदा करने जा रहे हैं, वहाँ पर सफाई और एहतियात और ईद के मौके पर जो मसाजिद में इंतज़ामात हैं उनको उनके मुताबिक अपने आप को खड़ा करना, घर से वज़ू करके जाना, अपना जानमाज लेके जाना, इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। बिलाशुबा हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद का भी हुक्म है और एहतियात का भी हुक्म है। और सफाई ये नहीं है कि मैंने कुर्बानी तो कर दी है और फिर उसका गंद जो है वो लोगों की अज़ियत के लिए फेंक दूँ। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि कोरोना की वबा के फैलने का एक सबब जो है वो सफाई ना होना है, अदम एहतियात। हाफिज़ साहब बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, ख़ास तौर पे सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। सफाई के मामले में फिर हम थोड़ी सी बेएहतियाती कर लेते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, इस वक्त पूरी दुनिया एक खौफ में मुब्तला है, ऑब्वियसली वबा के दौर में सब डरे हुए हैं, फिर मुस्लिम दुनिया के अपने मसाइल भी हैं, तो हुजाज कराम पूरी उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या खुसूसी दुआ होनी चाहिए इस मौके पर? हमारे गुनाहों, हमारे आमाल की वजह से आज हम मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इन इब्तलाओं से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है कि अपने अल्लाह को राज़ी करें, अपने अल्लाह से मांगें। और अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कह रहा है, तुम्हारा पालने वाला कह रहा है कि मुझसे मांगो, मैं कबूल करूँगा। तो आज तो वैसे भी हज का दिन है और कल हमारे यहाँ चूँकि 9 ज़िलहज होगी, आज अरब दुनिया में है और ये अय्याम बड़े मुक़द्दस हैं, ये 10 अय्याम जो हैं। लिहाजा एक एक लम्हा अल्लाह से मांगने के लिए किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से मांगने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर वक्त हमारी शायरत से ज़्यादा करीब है। तो हमें ख़ास दुआ अल्लाह से ये करनी चाहिए कि अल्लाह इस उम्मत पे जो इब्तलाएँ और आजमाइशें हैं उन्हें ख़त्म कर दे और उम्मत मुस्लिमा को वहदत और इत्तेहाद दे दे। और ये जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं, कश्मीरी हैं, शामी, इराक़ी, जहाँ जहाँ मज़लूम इंसानियत है, पूरी इंसानियत के लिए हमें दुआ करनी है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू हाफिज़ ताहिर, बिल्कुल महमूद अशरफी साहब। और सफाई के बारे में जो बात की है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाकई हम बहुत से और पहलुओं पे को ऑब्वियसली मद्देनज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे इस मौके पे, लेकिन ये वाली बात जो है ज़रा पीछे रह जाती है और इसके मसले बड़े होते हैं। इसके मसले इसलिए भी होते हैं क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी जनाब फ़ज़ाई असासों और हवाबाजों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आवाम से अपील की है और सर्टनली हम सब मिलकर इसमें एक किरदार अदा कर सकते हैं। एयरफोर्स की जानिब से पैगाम में कहा गया है कि ईद उल अज़हा पर जानवरों की आंतड़ियाँ, ओजड़ियाँ और दीगर जो आलाइशें होती हैं, बाकियात होती हैं, प्लीज़ उनको सिर्फ मखसूस जगहों पर फेंकें, जगह जगह सड़क किनारे ना फेंका जाए। या फिर द अदर ऑप्शन इज कि उनको आप ज़मीन में दबा दें, ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। कमेटी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको प्लीज़ ऑब्वियसली इंसिस्ट करें कि वो चीज़ें ये उठाएं और अपना काम वो भी खुद करें। कमेटी के ताउन ना करने की सूरत में करीब तरीन एयर बेस जो है इंतज़ामिया को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर वाकई आपको अपने इलाकों में लगता है कि ये नहीं काम हो रहा जिस तरह होना चाहिए। वजह ये है, हम आपको ये भी बता दें कि एयर बेस के करीब आलाइशों पर चीलें और दीगर परिंदे जो हैं वो आ जाते हैं जो तैयारों से टकरा कर हादसे का सबब बन सकते हैं। और इसीलिए हम आपको बहुत सी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये एक परिंदे से कैसे हो सकता है। आप अंदाज़ा कर रहे हो स्पीड पे जिसमें ये दोनों चीज़ें लग सकती हैं एक दूसरे को, एक जहाज़ और एक परिंदा, तो वो इट कैन बी फेटल, इट हैज़ बीन फेटल सो मेनी टाइम्स। सो आवाम से जी कहा गया है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें और रीजनिंग भी हमने आपको समझाई दी है, एक दफ़ा फिर आपको दिखा भी रहे हैं, और फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको ज़रूर यकीनी बनाएं। जनाब बड़ी ज़बरदस्त इनका जर्नी है, बड़ी हार्ट टचिंग इनकी स्टोरी है। बिलाल इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। बिलाल, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा बिलाल, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और ऑब्वियसली हम तो मान गए आपकी आवाज़ सुनते ही, लेकिन अपेरेंटली अमेरिकन आइडल के जजेस ने भी आपको बड़ा ही सराहा। ये जर्नी स्टार्ट किस तरह हुआ? आपको पता था कि आप इसी दुनिया में घुसना चाहते हैं और म्यूजिशियन और सिंगर ही बनना चाहते हैं? हाँ, ऑनेस्टली
until पूरा हाई स्कूल में मैं प्रिपरेशन कर रहा था लॉ स्कूल जाने के लिए। मैं लॉयर बनना चाह रहा था, लेकिन माय सीनियर ईयर इन हाई स्कूल जो मेरा आखिरी ईयर था, मैंने NYU आर्ट्स के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी थिएटर ड्रामा के लिए मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया फुल टैलेंट स्कॉलरशिप के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी उधर एक्टिंग पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा स्पेशलिटी है म्यूज़िकल थिएटर के अंदर, तो इस तरफ मेरा जर्नी प्रोफेशनली। सो आपने ये जो गाना है पर्टिकुलरली ज़्यादा हमने आपके जो ज़ाहिर है यूट्यूब पे जो विजुअल्स अवेलेबल हैं उसमें आपको इंग्लिश गाने गाते ही सुना है। आपने इसकी ट्रेनिंग ली, ये सीखा आपने। अब ऑल्दो आप हमारा ईस्टर्न क्लासिकल भी सीख रहे हैं यहाँ, उस पर हम आएंगे, लेकिन आपने जो अमेरिकन आइडल में परफॉर्म किया उसके लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग थी बस, या फिर आप ऐसे ही घुस गए कंपटीशन में? हाँ, तो मेरा कोई पक्का ट्रेनिंग नहीं था। जो मैंने म्यूज़िक सीखा वेस्ट में, मैंने ज़्यादा तरफ मैंने खुद ही सीखा। तो मेरा एक टीचर था और उसके पास एक किताबें थे जैज़ म्यूज़िक के बारे में, और तो मैंने किताबें को स्टडी करके मैंने पियानो सीखा। तो फिर उसके बाद मेरे पास एक टीचर था स्कूल में जिसके अंदर मैंने क्वायर जो कोरस होता है, मैंने कोरस के अंदर गाया। तो आपके गाना सुन लेते हैं जो सबसे ज़्यादा जजेस। हाँ, सबसे पहले तो हमें कुछ सुना दें जो कि आपको शौक भी है, और उसके बाद आप हमें ज़रूर बताइएगा कि म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस आपके क्या रहे, वहाँ आप क्या सुनते हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक में आपको क्या पसंद है, लेकिन उससे पहले कुछ गाइए। अच्छा, तो आपने अंग्रेज़ी गाना सुनना है? पहले हम अंग्रेज़ी सुन लेंगे और उसके बाद आपसे उर्दू की फरमाइश करेंगे। well, क्यों आप उर्दू की फरमाइश कर रहे हैं? बिलाल की उर्दू तो आप सुन ही रहे हैं। आई एम श्योर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। आपने जो गाना है आप गाएं। अच्छा, तो मैं एक अंग्रेज़ी गाना गाता हूँ माइकल जैक्सन का। डन। शुरू करो? श्योर, प्लीज़। अच्छा। Hey pretty baby with the high heels on, you give me fever like I never ever known. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I never felt so in love before, yeah. Just promise, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied, 'cause you're the one for me. The way you're making me feel, the way you're really turning me on, you're really turning me on. You knock me off of my feet now, baby. My lonely days are gone, my lonely days are gone. जबरदस्त, वेरी नाइस। और बड़ी आपने हमें अब यादें भी करा दी माइकल जैक्सन की। द वे यू मेक मी फील बड़ा ही अच्छा लगा। नॉस्टैल्जिया जरा होने लगा। नॉस्टैल्जिया सा हो गया था हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइएगा, चले माइकल जैक्सन तो एक हो गए, तो आपके क्या म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, आप क्या सुनते हैं और आजकल का म्यूजिक क्या सुन रहे हैं? अच्छा, तो मेरा बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस है। माइकल जैक्सन ज़रूर म्यूज़िकल इन्फ्लुएंस है। स्टीवी वंडर, ज़्यादा तरफ अमेरिकन आर्टिस्ट मेरा इन्फ्लुएंस है। तो स्टीवी वंडर डेफिनेटली, मिगेल, और मैं आजकल ये तो ज़रा क्लासिक लाइक बिल्कुल, ये तो पुराने भी हैं लोगों को सुनते हैं। राइट। हाँ जी, बहुत पुराने हैं, लेकिन आजकल मैं ज़्यादा तरफ फ्रैंक ओशन, ये ऑल्सो एक अमेरिकन आर्टिस्ट है, ये मेरा सबसे बिगेस्ट इन्फ्लुएंस है ऑनेस्टली। हाँ, मैं और साउथ एशियन म्यूजिक में आपका इन्फ्लुएंस क्या है? पाकिस्तानी और मे बी अक्रॉस द बॉर्डर, साउथ एशियन म्यूजिक में आपका इन्फ्लुएंस क्या है? तो मैंने अभी 5-6 महीने पहले मेरा इंटरेस्ट, एक्चुअली कोरोना वायरस का पैंडेमिक में मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ साउथ एशियन म्यूज़िक में। तो मैं अभी तक मैं सीख रहा हूँ और मैं डिफरेंट आर्टिस्ट को लर्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली शफ़क़त अमानत अली ख़ान, आतिफ असलम, फरीदा खानम मैं बहुत पसंद करता हूँ। और एक बैंड भी है, हाँ, एक बैंड भी है काविश में, उनको भी बहुत पसंद करता हूँ। काविश के हम भी बहुत फैन हैं। जाफर ज़ैदी इज सच अ ब्यूटीफुल सिंगर। अच्छा, अब जो है आप हमें सुनाएं कुछ, अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो। जल्दी से बता दें कि क्या आपके घर में भी अबू अम्मी भी गाते हैं? मतलब आवाज़ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है आपकी। थैंक यू। तो आप क्या पूछ रहे थे? आपके पेरेंट्स भी गाते हैं? वो कोशिश करते हैं।
कोशिश करते हैं बट आई वाज यू नो आपका वो जो अमेरिकन आइडल में जो रील्स चलती है ना, जो बैकग्राउंड होते हैं उसमें वो आप बता रहे थे कि इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल टू कन्विंस योर पेरेंट्स इनिशियली कि आप गाना गाएं, बट आई एम श्योर अब तो आपके फैन ही होंगे वो। हाँ जी ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन यू नो ये एवरी आर्टिस्ट का ये ऐसे ही होता है, सॉर्ट ऑफ सेम स्टोरी होती है हमारी पाकिस्तानी जो फैमिली होती है, ये कहानी है। बिलाल हमें कुछ सुनाएं अब, आपका जो भी आपको अच्छा लग रहा है गाना, और जरा फोन पे दिखाइएगा जब ये गाना सुनाएंगे पॉसिबल है तो। अच्छा मैं आप लोगों के लिए मैं एक शफकत तमाना तरी खान का गाना गाता हूँ, मौला तेरा नूर। जबरदस्त। ओ ये नूर दर्द की राहों में रोशनी भर दे, ये नूर टूटती सांसों में जिंदगी भर दे, ये नूर आँख में उतरे तो आक़िबत बख्शे, ये नूर रूह में उतरे तो आखिरत बख्शे, मौला तेरा नूर, मौला तेरा नूर, सारे जहानों में सारे ज़मानों में, मौला तेरा नूर, मौला तेरा नूर, सारे जहानों में सारे ज़मानों में, अव्वल से पहले आखिर के बाद, बातिन के अंदर ज़ाहिर के बाद, अव्वल से पहले आखिर के बाद, बातिन के अंदर ज़ाहिर के बाद, जिसका ज़हूर रोज़े अज़ल रोज़े नूशूर, मौला तेरा नूर, मौला तेरा नूर, सारे जहानों में। कलाम बड़ा ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल बिलाल, और आपने इतनी मुश्किल चीज अटेम्प्ट कर ली उर्दू में। मतलब तो कि हम सोच रहे थे डर गया कि आप शफकत मनाली का गाना गाने लगे, हल्का फुल्का सा आप कुछ गा देंगे, लेकिन इससे पता चल रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन इट, और आपका उस्ताद का भी काम नजर आ रहा है आप पे। बहुत अच्छा लगा बिलाल आपसे मिलके, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी, बिकॉज हमें लगता है कि यू आर गोइंग टू गो फार। You are. Thank you so much. Thank you so much for having me. बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। अच्छा जी, so this was बिलाल भट्ट, और तो हमारे नौजवान जो है ना, म्यूजिकली तो हम इतने इंक्लाइंड एज अ नेशन है, बेशक आधी दुनिया डिनायल में बेशक चली जाए, बट इट इज रियली इन आवर वेन्स। अच्छा, उर्दू जाहिर है उसमें कंफर्टेबल नहीं है, वो पहली जुबान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंग्रेडिएंट था ना सुर और ताल का, वो पक्का था। देखिए कितनी हमें भी समझ आ गई है अब म्यूज़िक की। खैर हम तो बहुत ही पेट्रन्स ऑफ म्यूज़िक हैं। थोड़ी सी कोविड की बात कर लें, क्या ख्याल है? बिल्कुल बता दें जल्दी से, क्योंकि आवाम की बेहतियाती की वजह से कह लें, जाहिर है उसका भी एक पार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पहुँच गए हैं अब चौथी वेव के बीच में ऑलमोस्ट। या बिल्कुल, आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 5.5% के करीब पहुँच गई है ओवरऑल। अगर देखा जाए कराची और गवादर में मुस्बत केसेस की शरह 20% से भी ज़्यादा हो गई है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर तेजी से फैलाने का सबब बन रहा है, और कराची में डेल्टा वेरिएंट के 83 और लाहौर में 56 केसेस सामने आ गए हैं, जिस तरह कि हम आपको एक्चुअली पिछले घंटे में भी बता रहे थे। पंजाब के मजीद 24 शहरियों में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के 6 मुलाजमीन भी डेल्टा वेरिएंट के शिकार हो गए हैं। अवाम अब तक कोरोना को संजीदा लेने को तैयार नहीं है, और बहुत ही अच्छा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, आपको पता है इलेक्शन है, और कराची में गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो मैं आपको पास अपडेट दे दूँ, एक 23.32% रही है पॉजिटिविटी रेट। सो ऑलमोस्ट 24 की तरफ हम जा रहे हैं, और 4000 से ज़ायद टेस्ट किए गए हैं, और 1083 सिर्फ 24 आवर्स में कराची से रिपोर्ट हुए हैं केसेस। सो हाफ ऑफ द केसेस ऑफ द कंट्री आर बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम कराची एक्चुअली। सो कराची यू हैव टू बी रियली कॉशियस। और ये कोविड भी अपनी शक्ल जो है वो बदलता चला जा रहा है, तो लिहाजा इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखें, वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, जिन्होंने अभी भी नहीं करवाए। वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर
लाहौर के वीसी जनाब डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कीमती वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले बता दीजिए, ये डेल्टा वेरिएंट जो फैल रहा है तेज़ी से, परेशानी हम सबको भी है, सबको होनी भी चाहिए, जिनको नहीं है उन्हें भी होनी चाहिए। आपको लगता है कि हम कोरोना की ये जो चौथी लहर है ये पहली लहरों से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है साबित? एक बहुत बड़े साइज़ की वायरस है, इसमें 39,000 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये 39,000 टाइम म्यूटेट कर सकती है। अभी तो ये मेरा ख्याल है शुरू ही है, लेकिन ये ख़तरा है कि ये और ज़्यादा म्यूटेट करेगी, और जैसे ही म्यूटेट करती है, जिसका डेल्टा वेरिएंट का आप बात करें, वो 2 वेरिएंट्स हैं अल्फ़ा और गैबा, उनको मिलके ये एक वेरिएंट बना है जिसको हम डेल्टा वेरिएंट के नाम से जानते हैं, जिसमें 13 के करीब वेरिएशंस भी हैं आरएनए में। आरएनए वो है जिस स्पाइक्स जिनके ज़रिए ये लगती है स्पाइक प्रोटीन्स में, आरएनए के स्पाइक प्रोटीन्स में। तो इसी तरह इसमें म्यूटेशंस भी हैं। उसकी वजह से ये वायरस एक आदमी से दूसरे को लगने की अहलियत उसकी 3 गुना बढ़ चुकी है। दूसरा ये है कि ये बच्चों को भी लग रही है, उनके भी इमेच्योर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी अटैच हो पाती है लंग्स में, और इसकी विरुलेंस भी ज़्यादा है, यानी कि इसकी शरह मौत भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा सकती हैं हो, क्योंकि ये डायरेक्टली फेफड़े को अफेक्ट करती है, और फेफड़े को 40% लोगों को, अगर ये 100 को लगती है तो 40 में से 40 के फेफड़ों में अटैच होती है, जिसकी वजह से फेफड़ों में साइटोकाइन स्ट्रॉम, फेफड़ों का बहुत डैमेज और जान को भी ख़तरा करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी हम बात करते हैं और ख़ास तौर पे जितनी लेटेस्ट रिसर्च आती है तो बताया बिल्कुल यही जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद इस वायरस के चांस भी कम हो जाते हैं, और अगर हो भी जाए तो वो फिर वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली आपको अटैक नहीं करता जिस तरह विदाउट वैक्सीनेशन हो। तो आप समझते हैं कि वैक्सीन प्रोग्राम की ये एक बहुत बड़ी ऑब्वियसली कामयाबी है, और यही एक्सपेक्ट भी आप लोग कर रहे होते हैं जब वैक्सीन बन रही होती है? देखें, टारगेट तो यही था कि इस बीमारी को जितनी जल्दी रुखसत किया जा सके दुनिया से उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि उतनी ही जानें बचनेंगी, उतने ही लोग तकलीफ़ से महफूज रहेंगे, और उतनी ही जल्दी मईशत बहाल होगी। लोगों को इस वक्त अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि वैक्सीन में हम हमेशा कहते हैं नोबडी इज़ सेफ़ अनलेस एवरीबडी इज़ सेफ़। तो हम सबको वैक्सीन लगेगी, तमाम लोग दुनिया के वैक्सीनेट होंगे, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होकर इसको रुखसत किया जा सकेगा। वरना अगर बड़े मुल्कों में लग भी गई और उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी अपने मुल्कों में क्रिएट कर भी ली, तो जब भी कोई इधर से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग वहाँ जाएंगे उनके मुल्कों में, फिर ये आउटब्रेक्स होंगी। इसलिए ये एक हमें ग्लोबली सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको दुनिया से रेडिकेट करें। जब तक ये नहीं करेंगे, और जब हम इसको टाइम ज़्यादा देंगे वैक्सीन को, हमारे पास टाइम विंडो है, एक विंडो है अपॉर्चुनिटी की, उसी विंडो में हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कंप्लीट करने हैं। अगर उसको डिले कर दिया तो इतनी म्यूटेट कर जाएगी कि कोई फ़ायदा नहीं रहेगा शायद वैक्सीनेशन का, फिर हमें नई वैक्सीन बनानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम से बात करने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को वैक्सीन, डोंट सिट ऑन इट, यू नो कि मुफ्त की लग रही है, जाके लगवाएं। हम सारे लगवाएंगे तो कोई फ़ायदा होगा, वरना नहीं होने वाला। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इतनी म्यूटेट हो रही है ये वायरस के, लगवा लें आप, वरना तो ये फिर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अभी तक क्यों डिनाइल में है, मेरी समझ से बाहर है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, दे स्टिल इन डिनाइल, नहीं लगवानी। क्यों नहीं लगवानी भाई? साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट, करियर काउंसलर सईद आबदी साहब। बिल्कुल आबदी साहब, बहुत सी आपसे बातें करनी है, लेकिन आबदी साहब अब ऑब्वियसली नज़र भी यही आ रहा है कि मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सिंध में दोबारा स्कूल्स बंद करने पड़े हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में हमने देखा है कि बच्चों की तालीम का काफ़ी हर्ज हुआ है। इसके बारे में हम बात भी करते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो कोरोना से अभी जान छुटती नज़र नहीं आ रही। आबदी साहब, पूछना आपसे ये है कि ऐसी क्या तालीमी हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि तालीम का निज़ाम जो है अब किसी भी कोई ब्रेक ना आए और चलता भी रहे? अब जो वेरिएंट्स आ रहे हैं और 4th जो लहर आने वाली है, जिसके अंदर इंडियन वेरिएंट भी है और श्रीलंका और बांग्लादेश की बातें भी हो रही हैं, तो यकीनन अब कोविड का जो इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से तमाम जो तालीमी लेवल्स थे बच्चों से लेके हायर एजुकेशन तक ऑनलाइन चले गए थे,
और ऑनलाइन में भी अब जो इशू सामने आए हैं, देखिए अब हमको बड़ा सीरियसली इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड हैज़ नॉट गॉन येट। तो हमें ये देखना पड़ेगा हाउ टू सर्वाइव अंडर द सिचुएशन, कि हम किस तरह डिलीवर करें एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन का एक तो बेहतरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहले साल में हमें वी वर नॉट रेडी फॉर इट। अब हमें तजुर्बा भी हो गया है, right from early education to middle years and also to higher education. Thank you जी। अच्छा जी, इंशाल्लाह we're going to see you tomorrow. That's it from today. अब टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं था। जाते जाते मैं आपको बताऊं कि सदर अलवी ने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। मतलब कंपटीशन बड़ा टफ है वहाँ पे उनका, क्योंकि